हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोस चैनल। आज हम शुरू करेंगे विद चैप्टर 5 ऑफ साइकोलॉजी विच इज थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, जिसमें हम मेजरली बात करेंगे कि थेरेपी होता क्या है, कितनी टाइप की थेरेपीज है एंड ये बेसिक सारी चीजें। इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर एंड काफी इंटरेस्टिंग है। सो वी स्टार्ट बाय डिफाइनिंग साइकोथेरेपी कि साइकोथेरेपी होता क्या है। सो साइकोथेरेपी इज अ वॉलंटरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट सीकिंग हेल्प एंड अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहली बार वॉलंटरी। वॉलंटरी का क्या मतलब है कि ये कोई फोर्सफुल रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे दो लोग, क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, खुद के मतलब वो खुद चाहते हैं, इसलिए वो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं। कोई उनको फोर्सफुली इस रिलेशनशिप में धक्का मार के नहीं ला रहा। मतलब वो किसी को फोर्सफुली थेरेपी प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर उसको थेरेपी चाहिए, इफ दैट पर्सन इज सीकिंग थेरेपी, देन ओनली ही और शी विल गो एंड टेक थेरेपी फ्रॉम द थेरेपिस्ट ही और शी वांट्स फ्रॉम। ठीक है। देन एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। प्रोफेशनल मतलब कि लाइसेंस्ड है थेरेपिस्ट जो भी आपको थेरेपी दे रहा है। जैसे इंडिया में आरसीआई लाइसेंस देती है फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर आपके पास वो थेरेपिस्ट का लाइसेंस है, तब भी आप थेरेपी परफॉर्म कर सकते हो। सो इट इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन अ क्लाइंट कौन है जो हेल्प सीख कर रहा है एंड थेरेपिस्ट कौन है जो हेल्प करता है। इट्स कोर पर्पस इज टू सॉल्व साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चेंज maladaptive बिहेवियर एंड रिड्यूस पर्सनल डिस्ट्रेस। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो गया? कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो गई या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गई, ये सारी चीजें। मैलएडैप्टिव बिहेवियर क्या हो गया? जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, ये सारी चीजें मैलएडैप्टिव बिहेवियर होती है। तो उसको बिहेवियर को अडेप्टिव करने के लिए, मतलब एप्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं थेरेपी को। एंड पर्सनल डिस्ट्रेस, हमने चैप्टर 3 में बात करी थी कि स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रेस है, जो हमारी बॉडी का वेयर एंड टेयर कर रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए भी साइकोथेरेपी यूज होती है। देन हमारे पास कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स है थेरेपी के। फर्स्टली, इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज। तो हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी है साइकोलॉजी में, 11th 12th पूरा मिला के। बिहेवियरल थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, साइकोडायनामिक थ्योरी। तो इन सारी थ्योरीज को हम सिस्टमैटिकली अप्लाई करते हैं, एज एन जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम थ्योरीज को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोक करता है तो वहां पे हम कॉग्निटिव थेरेपी इतना यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम बिहेवियरल थेरेपी यूज करेंगे, क्योंकि हमें बिहेवियर चेंज करना है, हमें मैल अडेप्टिव से अडेप्टिव बनाना है। तो वहां पे बिहेवियरल थेरेपी यूज होगी। तो सिस्टमैटिक एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड ओनली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन कैन प्रैक्टिस इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ्रेंड्स से बात कर लोगे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसका मतलब ये नहीं आपको थेरेपी मिल रही, नहीं। थेरेपी सिर्फ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, जो मैं आरसीआई लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ वो ही परफॉर्म कर सकते हैं, कोई रैंडम इंसान नहीं कर सकता। देन थेरेप्यूटिक सिचुएशन क्या होता है? इट इज अ कॉन्फिडेंशियल, डायनामिक एंड इंटरपर्सनल इंटरक्शन। इट इज द प्राइमरी व्हीकल फॉर चेंज। तो कॉन्फिडेंशियल है, मतलब जो भी एक थेरेपिस्ट एंड एक क्लाइंट बात कर रहे हैं इस रूम में, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। इट विल गो नोवेयर फ्रॉम दैट रूम, वहीं पे वो चीज रहेगी। कॉन्फिडेंशियल है, डायनामिक है एंड इंटरपर्सनल है, मतलब एक दूसरे से हम बात करके करते हैं। एंड ये जो थेरेप्यूटिक सिचुएशन होती है उसमें एक क्लाइंट है, एक थेरेपिस्ट है, एंड वो लोग बात कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, जो क्लाइंट की प्रॉब्लम्स है, वो ही एक व्हीकल फॉर चेंज है। मतलब जो क्लाइंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करना है, उसको किस नजरिए से देखना है, वो सारी चीजें इस थेरेप्यूटिक सिचुएशन से ही निकल के आती है। देन कुछ गोल्स होते हैं साइकोथेरेपी पे। आपके एनसीईआरटी में 10 गोल्स लिखे हुए हैं, बट यू कैन मेमोराइज एनी 5-6, दैट वुड बी मोर देन इनफ। पहला गोल तो यही है साइकोथेरेपी का कि वो इमोशनल प्रेशर को जो है वो लेसन करता है। मतलब जो जो हम इमोशनल प्रेशर फील कर रहे हैं, हमें बहुत ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है, एंशियस फील हो रहा है, स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, इन सारी प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करता है। देन हैबिट्स को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई हैबिट्स का क्या मतलब हो गया कि वो जो हम अल्कोहल की बात करते हैं, स्मोकिंग की बात करते हैं, जो मैल अडेप्टिव हैबिट्स होती है उसको अडेप्टिव में कन्वर्ट करता है। देन फैसिलिटेट बेटर डिसीजन मेकिंग, कि कभी कभार जब हम बुरा, मतलब इरेशनल थॉट्स जब हमें आने लग जाते हैं ना, तो हम गलत सोचने लग जाते हैं, एंड वो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को भी हैम्पर कर देता है। तो उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है साइकोथेरेपी। अब हम आ जाते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप में। ये जो रिलेशनशिप है वो किसके बीच में? क्लाइंट
के बीच में है एंड थेरेपिस्ट के बीच में है। तो क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर एंड सेकंड, इट इज लिमिटेड इन ड्यूरेशन। इनका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्चुअल का क्या मतलब है कि एक पार्टनरशिप है, जैसे हम बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से पार्टनरशिप करते हैं कि ठीक है हम आपको ये गुड्स प्रोवाइड करेंगे, आप उसकी जगह हमें ये सर्विस देना एंड ऑल दैट स्टफ। तो थेरेपी में भी ऐसा ही होता है कि थेरेपी में क्लाइंट जो होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है एंड थेरेपिस्ट का काम क्या होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर एंड सेकेंडली लिमिटेड इन ड्यूरेशन है कि ऐसा नहीं है कि थेरेपी बस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। थेरेपीज टर्मिनेट होती है, थेरेपीज खत्म हो जाती है जब जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो इट इज लिमिटेड इन ड्यूरेशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ थेरेपी। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इट इज बिल्ट ऑन हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट। हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट का क्या मतलब है? अगर आप किसी इंसान को ट्रस्ट नहीं करोगे तो क्या उससे आप अपनी बातें शेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो थेरेपी सिचुएशन, जो थेरेप्यूटिक सिचुएशन है, रिलेशनशिप होता है, वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टफुल होना चाहिए। अगर जो क्लाइंट है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा उस इंसान को, तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कुछ सॉल्व ही नहीं हो पाएगा उसके चक्कर में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रस्ट बिल्ड होए थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि थेरेपिस्ट प्रोवाइड्स अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जिसको हम यूपीआर कहते हैं। ये हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थ्योरी में। तो उसमें क्या था, यूपीआर का बेसिकली मतलब ये होता है कि नो मैटर व्हाट द क्लाइंट सेज, नो मैटर व्हाट द क्लाइंट डिस्क्लोजेस, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर क्लाइंट आके बोल देता है कि अरे यार मैंने ना अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर दिया, तो अब ये नहीं कहूंगी कि हाँ तूने कैसे कर दिया, तू बहुत घटिया बंदा है एंड ऑल दैट स्टफ। यू विल फील लाइक ओके इट हैपेंस, बट ये क्यों हुआ? व्हाई डिड यू डू दैट? कोई रीजन था क्या? आपको निग्लेक्टफुल फील हो रहा था क्या? कोई प्रॉब्लम्स थी एंड ऑल दैट स्टफ। सो जो थेरेपिस्ट होता है वो ट्राई करता है उसका रीजनिंग जानने के लिए, ना कि उसको ब्लेम करने के लिए कि अच्छा जो तूने करा वो बहुत बेकार था, तो घटिया बन है। नहीं, हम उसकी जजमेंट कोई पास नहीं करेंगे, हम अपने ओपिनियंस नहीं देंगे, हम बस ये ट्राई करेंगे कि हम उसकी डेप्थ तक जा सके और एक रीजन पता कर सके जिसके चक्कर में उसने पर्टिकुलर एक्ट करा था। सो दैट इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। देन जो थेरेप्यूटिक सिचुएशन या रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक होता है, ना ही सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का क्या मतलब होता है? पिटी। सिंपैथेटिक का मतलब होता है कि अच्छा आपके साथ अगर कुछ बुरा हो गया तो लोग आपके आके कहेंगे कि अरे यार बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हो गया तेरे साथ एंड ऑल दैट स्टफ। पिटी दिखाते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ी बुरी हालत हो गई तेरी एंड ऑल दैट स्टफ। एम्पैथी का क्या मतलब होता है कि आप दूसरे की सिचुएशन समझ रहे हो एज इफ वो आपके साथ ही हुआ है। तो आप अपने आप को उनके शूज में डाल के देखते हो कि अच्छा यार नहीं जो हुआ इट इज वेरी रॉन्ग, बट आई शुड नॉट गो अप टू द पर्सन एंड बी लाइक नहीं नहीं बहुत गलत हुआ बहुत गलत हुआ। बोलने से कुछ नहीं होएगा, मुझे उस पर्सन के लिए होना पड़ेगा, इमोशनली मुझे प्रेजेंट होना पड़ेगा, फिजिकली उसके लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा एंड उसको जो भी प्रॉब्लम्स है मुझे ट्राई करना पड़ेगा कि मैं उसके साथ खड़ी होकर सॉल्व कर सकूं। दैट इज एम्पैथी। कि हम अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीजें नहीं देखते, उसके पर्सपेक्टिव से, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से चीजें देखेंगे एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट एज इफ वो हमारे साथ ही चीज हो रही है। तो हम पिटी नहीं दिखाएंगे, हम अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। हम अपने साथ उनको मतलब रेजोनेट करेंगे अपने आप को उनके साथ, ताकि हमें समझ आ सके अच्छी तरीके से कि उस बंदे को क्या फील हो रहा है इन रियलिटी। ठीक है, देन वी हैव एथिक्स। एथिक्स का मतलब, एथिक्स बहुत सारे फॉलो होते हैं, इसको हम आगे जाके भी देखेंगे, बट वन ऑफ द मेजर एथिक्स जो फॉलो होते हैं दैट इज स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। कि हमें जो भी चीजें थेरेपिस्ट को क्लाइंट बता रहा है वो कॉन्फिडेंस में रहेगी, मतलब वो कहीं और डिस्क्लोज नहीं होगी, वो किसी और को नहीं बताएगा कि थेरेपी के अंदर जो थेरेप्यूटिक सिचुएशन है उसके अंदर क्या बातें हो रही है। इट विल बी अ सीक्रेट, लाइक सीक्रेट सीक्रेट, बिल्कुल भी किसी को हिंट भी नहीं मिलेगी कि उस रूम में क्या बात चल रही थी। ये किस लिए होता है? ताकि जो क्लाइंट का ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे। अगर क्लाइंट का ट्रस्ट टूट जाएगा तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा, वो तो आपको कुछ बताएगा ही नहीं। तो वो ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी चीजें हम कॉन्फिडेंस में रखें, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थेरेपीज। इसमें हम मेजरली हर थेरेपी का एक ओवरव्यू देखेंगे। इसमें साइकोडायनामिक भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट स्टिल एक ओवरव्यू के लिए हम पढ़ लेंगे। साइकोडायनामिक में कॉज ऑफ प्रॉब्लम, कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, उसकी क्या रीजनिंग दी गई है। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो आपका एड, ईगो, सुपर ईगो है, इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एक डोमिनेट करने लग जाता है, लेट्स से ये डोमिनेट करने लग जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम कॉज हो सकती है।
सेकंड, बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है, फॉल्टी लर्निंग। फॉल्टी लर्निंग क्या, आपने गलत चीजें सीखी थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू मॉडलिंग, थ्रू कंडीशनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। अगर आप कोई गलत चीजें सीख जाते हैं, लेट्स से आपके घर पे आपका कोई सिबलिंग है एंड वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, फिर वो बहुत ज्यादा स्मोक करता है, और उसको देख के आप भी स्मोकिंग करने लग जाओ, आप भी ड्रिंकिंग करने लग जाओ, और आपको सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स हो जाए। सो दैट इज फॉल्टी लर्निंग, कि आपने गलत सीख लिया। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या कहती है, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच कहती है कि मीनिंगलेसनेस की फीलिंग, मतलब हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। जब ये चीजें लगने लग जाती है तो प्रॉब्लम कॉज होती है। अब इन जो ये जो प्रॉब्लम कॉज हो रही है उसका ओरिजिन क्या है, साइकोडायनामिक में उसका ओरिजिन है अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड डिजायर्स। कि पहले बचपन के आपके कोई डिजायर्स, जैसे आपको प्यार नहीं मिला आपके पेरेंट्स से, या फिर जैसे हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पढ़ी थी, उसमें आपकी फैलिक स्टेज जो है वहां की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं हुई। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो प्रॉब्लम्स इमर्ज होती है। ठीक है। बिहेवियरल थेरेपी क्या कहती है कि फॉल्टी प्रेजेंट कंडीशनिंग, कि आपकी अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसने, आपने गलत चीजें सीख ली या आपने गलत चीजों से आप कंडीशनड हो गए हो। मतलब मे बी आप अगर घर पे अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो आपके पेरेंट्स ने आपको डांटा नहीं बल्कि रीइंफोर्स कर दिया कि अच्छा ठीक है कोई ना, अगर आप कर रहे हो इट्स ओके, वंस इन अ वाइल इज फाइन। तो वंस इन अ वाइल फाइन के चक्कर में आप और रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे डांट नहीं रहे। सो दैट इज फॉल्टी प्रेजेंट कंडीशनिंग। देन एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है, करंट फीलिंग ऑफ एलिनेशन, कि आपको लगता है कि मेरी अभी की जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा एलिनेटेड है। मतलब मेरी लाइफ में कोई मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बहुत आइसोलेटेड जिंदगी जी रहा हूँ, मैं बहुत एक्सक्लूडेड हूँ पूरी दुनिया से। जब ऐसे फील होने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम्स अराइज होती है। देन चीफ मेथड की सॉल्व कैसे होएगी, साइकोडायनामिक में फ्री एसोसिएशन होता है। फ्री एसोसिएशन जैसे हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखा था, फ्रॉइड एक इंसान को सोफे पे लिटा देता था और उसको कहता था जो आपके दिमाग में आता है बोलते रहो। सो दैट इज फ्री एसोसिएशन, कि आपके दिमाग में जो जो चीजें आई जा रही है आप वो रिपीट करते रहो, बोलते रहो, एंड थेरेपिस्ट उससे समझ जाता है कि अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम है और इस चीज से प्रॉब्लम आ रही है। आपकी जो अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियसनेस में आ जाती है थ्रू फ्री एसोसिएशन। देन बिहेवियरल में क्या होता है कि जो फॉल्टी ट्रिगर्स है उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे हमने देखा कि कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि मतलब वो अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कैसे करा उसने, वो पहले आइडेंटिफाई करो। लेट्स से उसको एग्जाम का बहुत प्रेशर था इसलिए वो अल्कोहल पीने लग गया, तो हमने ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लिया और हम उस ट्रिगर को अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है कि हम फैसिलिटेटर लेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब थेरेपिस्ट एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टिव, बहुत ही ज्यादा नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे जो क्लाइंट है, जिससे जो प्रॉब्लम लेके अपनी आया है वो उसको बहुत एक्सेप्टिव फील होएगा और वो अपनी मन की बात खुल के कर पाएगा, एंड उसके साथ ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लग जाएगी। देन रिलेशनशिप का नेचर क्या होता है, बिहेवियरल एंड साइकोडायनामिक में अगर हम देखें तो थेरेपिस्ट को मेन रोल दिया जाता है। ये समझा जाता है कि थेरेपिस्ट के पास पावर है, थेरेपिस्ट को ज्यादा पता है, तो वो थेरेपी को गाइड करेगा और वो बताएगा कि क्लाइंट को अच्छा ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्लाइंट को ये, क्लाइंट के साथ हमें ये टेक्निक यूज करनी चाहिए, ये टेक्निक यूज नहीं करनी चाहिए। बट एग्जिस्टेंशियल और ह्यूमनिस्टिक थेरेपीज में क्या होता है, वहां पे थेरेपिस्ट को एक सिर्फ फैसिलिटेटर की तरह देखा जाता है। वहां पे फोकस होता है क्लाइंट पे, कि क्लाइंट खुद अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढेगा। और वो कैसे ढूंढेगा, जब हम एक नॉन जजमेंटल और एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे तो क्लाइंट खुद अपनी प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर लेगा और उसका सोल्यूशन भी ढूंढ लेगा। जो थेरेपिस्ट है वो सिर्फ एक पुश देगा, वो एक सिर्फ नज देगा क्लाइंट को, एंड वो क्लाइंट खुद समझ जाएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और उसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। देन चीफ बेनिफिट, थेरेपी का क्या बेनिफिट होता है, साइकोडायनामिक थेरेपी का बेनिफिट होता है हमें इमोशनल इंसाइट मिलती है, बिकॉज जो हमारा अनकॉन्शियस है वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है, तो हमें इमोशनल इंसाइट मिल जाती है कि अच्छा यार मेरे बैक ऑफ द हेड जो ये चीजें थी अब मुझे पता चल गई है, मेरी कॉन्शियसनेस में आ गई है, मेरी अवेयरनेस में आ गई है। बिहेवियरल थेरेपी में क्या होता है, अडेप्टिव बिहेवियर होने लग जाता है, कि जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर था उसको हम अडेप्टिव बिहेवियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ होती है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो जो क्लासिकल साइको एनालिसिस थ्योरीज थी उनको, थेरेपीज थी उनको तो सालों साल लग जाते थे। फ्रॉइड तो एक एक सैंपल को, मतलब एक एक क्लाइंट को 15-15 साल बिठा के रखता था समझने के लिए। बट जो मॉडर्न थेरेपीज है, मॉडर्न साइको एनालिसिस थेरेपीज है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, वो जल्दी खत्म हो जाती है। एंड बाकी भी जो थेरेपीज है, बिहेवियरल, सीबीटी एंड ये सारी, ये भी 10 से 15 सेशंस के बीच में ही खत्म हो जाती है।
ठीक है, दिस इज द बेसिक ओवरव्यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको चाहिए हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स हर एक मेजर सब्जेक्ट के, या फिर आपको चाहिए फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारे पीवाईक्यूज है, एनसीईआरटी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में निचोड़ दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। प्रीमियम नोट्स हो चाहे फंसना पक्का हो, एप्लीकेशन वेबसाइट से आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। सबसे प्रीमियम, सबसे बेस्ट है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू बिहेवियरल थेरेपी। अब साइकोडायनामिक थेरेपी तो सिलेबस में नहीं है, बट साइकोडायनामिक थेरेपी का मेजर जिस्ट जो था वो ये था कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसके चक्कर में हमारे प्रेजेंट में हमें प्रॉब्लम्स या फिर कोई डिसऑर्डर्स इमर्ज हो जाते हैं। बट बिहेवियर थेरेपी में हमारा फोकस होता है प्रेजेंट पे, कि हमने एट प्रेजेंट कोई ऐसी चीजें लर्न कर ली है, कोई ऐसी चीजें हमें कंडीशन हो गई है जिसके चक्कर में हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो यहाँ पे हमारा फोकस इज ऑन द प्रेजेंट। अब बिहेवियरल थेरेपी का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, दैट इज बिहेवियरल एनालिसिस। इस बिहेवियरल एनालिसिस में हम 3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट इज द एंटीसीडेंट, सेकंड इज द मैल अडैप्टिव बिहेवियर एंड थर्ड इज द मेंटेनिंग फैक्टर्स। अब इसका मतलब क्या है? एंटीसीडेंट वो चीज होती है जो मैल अडैप्टिव बिहेवियर को ट्रिगर करता है या कॉज करता है। मैल अडैप्टिव बिहेवियर क्या है? गलत बिहेवियर, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये सारी चीजें गलत चीजें होती है। एंटीसीडेंट वो चीज होगी जो उस चीज को कॉज करेगा, जो मैल अडैप्टिव बिहेवियर को कॉज कर रहा है। एंड मेंटेनिंग फैक्टर क्या होता है? मेंटेनिंग फैक्टर वो होता है जिसके चक्कर में मैल अडैप्टिव बिहेवियर जो है वो सस्टेन करता है। कि आपने एक बार ही स्मोक कर लिया तो ठीक है, बट अगर आप रेगुलरली स्मोक कर रहे हो, उसका रीजन क्या है? वो रीजन होता है ये मेंटेनिंग फैक्टर। तो अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे, स्मोकिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। स्मोकिंग इज दी मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। इसका एंटीसीडेंट क्या हो सकता है? किसके चक्कर में स्मोकिंग करना एक इंसान ने शुरू करा? मे बी एग्जाम प्रेशर के चक्कर में एक इंसान ने स्मोक करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम एंटीसीडेंट फैक्टर बन जाता है, मैल अडैप्टिव बिहेवियर इज स्मोकिंग। मेंटेनिंग फैक्टर क्या होगा? स्मोक करने के बाद जो बंदे को रिलैक्स फील होता है, जो स्मोक करने के बाद बंदे को हाई वाली फीलिंग आती है एंड उसकी जो एंजाइटी है वो कम होने लग जाती है, दैट इज द मेंटेनिंग फैक्टर। तो ये 3 चीजें हम आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। फिर उसके बाद जब हमने ये 3 चीजें आइडेंटिफाई कर ली तो हम ये टेक्निक्स यूज करते हैं। इन टेक्निक्स को, इनमें से हम कोई भी 1, 2 या फिर 3-4 टेक्निक्स यूज कर सकते हैं एज पर द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। पहली टेक्निक है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? अवॉइडिंग पेनफुल स्टिमुलाई। कि जो भी चीजें हमें पेनफुल है या फिर जो भी चीजें अनडिजायरेबल है उसको हम अवॉइड करते हैं, उसको हम हटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, दैट इज अ पेनफुल स्टिमुलाई, उसको हम अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? हम कोई जैकेट पहन लेंगे, हम हीटर चला देंगे। सो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दैट हम जो भी पेनफुल स्टिमुलाई है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं बाय एडिंग समथिंग। सो हमने कंबल ऐड कर लिया, हमारी सर्दी चली गई। Then we have aversive conditioning. Aversive conditioning क्या होता है? When we pair an undesirable response with a painful consequence. तो undesirable response आप ऐसे समझ लो, जो maladaptive behavior होता है ना, उसके साथ हम कोई पेनफुल चीज जो होती है उसको कंडीशन कर देते हैं, उसका एसोसिएशन बिठा देते हैं। तो ये ज्यादातर आप देखोगे जिनको सब्सटेंस अब्यूज होता है उधर यूज होता है। लेट्स से ड्रिंकिंग की अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई बहुत ही बड़ा अल्कोहलिक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको अल्कोहल को स्मेल करवाएंगे पहले एंड उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देंगे। ये पेयरिंग हम बहुत बारी करेंगे कि अल्कोहल सुंघाया और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। विथ मल्टीपल पेयरिंग्स, वो जो बंदा होएगा वो अल्कोहल की स्मेल समझ के, एक टाइम आएगा, लेट्स से 100 बारी हमने पेयरिंग करवा ली, जो 101st टाइम होएगा ना, तो जैसे ही हम उसको अल्कोहल सुंघाएंगे ना, उसको ऐसा फील होने लग जाएगा कि अरे मुझे करंट लग गया। वो होता है वर्सिव कंडीशनिंग, जब आप कोई अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स को पेयर कर देते हो पेनफुल कॉन्सिक्वेंस के साथ, ठीक है। देन वी हैव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? यूजिंग रिवॉर्ड्स टू इंक्रीज डिजायर्ड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मार्क्स आए 100 आउट ऑफ 100 आए साइकोलॉजी में, तो आपके पेरेंट्स ने आपको एक फोन दे दिया, तो आपको बारी बारी अगर ऐसा हुआ कि जब भी आपके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं आपको कोई फेवरेट चीज दी जाती है, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब हम रिवॉर्ड देते हैं किसी इंसान को एक डिजायरेबल बिहेवियर बढ़ाने के लिए, क्योंकि फिर आप मोटिवेटेड हो जाओगे कि अच्छा यार, जब मेरे फुल मार्क्स आते तो मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ ना कुछ लेके देते हैं। सो विद दैट इमेज, विद दैट थिंग इन योर माइंड, विद दैट माइंडसेट, आप ट्राई करते हो कि मैं हमेशा अच्छा स्कोर अचीव करूं।
दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब एक एग्जाम्पल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का होता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी अब ऐसी चीज होती है, जैसे ये समझो आप ये प्ले स्कूल्स में या फिर जब अर्ली स्कूलिंग होती है वहां पे बहुत ज्यादा यूज होती है कि मंथली ना क्या करते हैं कि बच्चों के नाम के चार्ट बना के उन्होंने बोर्ड पे रखे होते हैं। एंड जब भी कोई अच्छा बिहेवियर करता है, लेट्स से कोई टाइम पे आया, या फिर किसी ने अपना टिफिन कंप्लीट करा, टिफिन पूरा खा लिया, किसी से लड़ाई नहीं करी, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं। होमवर्क कर लिया, होमवर्क का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी ने होमवर्क करा आज का एंड दूसरे बंदे ने नहीं करा, तो जिसने होमवर्क करा उसको एक स्टार मिल जाएगा उसकी फोटो के सामने या फिर उसके नाम के सामने। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जिसके सबसे ज्यादा स्टार्स होंगे, जिसने सबसे ज्यादा होमवर्क टाइम पे कंप्लीट कराएगा, उसको एक चॉकलेट मिल जाएगी। दैट इज टोकन इकोनॉमी, कि आप टोकन इकट्ठे करते हो, इस इन दिस केस आप स्टार्स इकट्ठे कर रहे हो फॉर अ मंथ, एंड आफ्टर अ मंथ उसको आप एक्सचेंज कर लेते हो एक अच्छी चीज के लिए, एक डिजायरेबल चीज के लिए। यहाँ पे वो चॉकलेट हो गया। तो जो स्टार्स आपने इकट्ठे करे पूरे महीने होमवर्क टाइम पे करके, उसको आपने एक्सचेंज कर लिया एक चॉकलेट के लिए एट द एंड ऑफ द मंथ। दिस इज टोकन इकोनॉमी। ठीक है, देन हम आ जाते हैं सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन पे। ये फोबियाज के लिए हम यूज करते हैं, एंड ये वॉल्फ ने इंट्रोड्यूस करा था, वॉल्फ ने ये टेक्निक दी थी। सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन में क्या होता है, हम एक हायरार्की बनवाते हैं क्लाइंट से। हायरार्की बनवाएंगे कि अच्छा आप ये हायरार्की बना दो। लेट्स से अगर किसी को फियर ऑफ स्नेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज लिखोगे, यहाँ पे एक चीज लिखोगे, यहाँ पे एक चीज लिखोगे। यहाँ पे आपने लिख दिया कि जब आप टीवी पे स्नेक्स पे देखते हो तो आपको सबसे कम डर लगता है, और ऊपर आपने लिख दिया कि जब आपके बिल्कुल सामने होता है स्नेक तो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। दिस इज, ये आपने एक हायरार्की बना ली। अब यहाँ पे क्या करेगा थेरेपिस्ट, वो कहेगा कि ठीक है आप सबसे पहली वाली चीज सोचो जिससे आपको सबसे कम डर लगता है, कि टीवी पे आप स्नेक देख रहे हो, तो थेरेपिस्ट आपको टीवी पे स्नेक की एक फोटो लगा के छोड़ देगा। और आपको वो कहेगा कि आप देखो, जितनी देर तक आप इस फोटो को देख सकते हो देखते रहो। आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा लगता है कि नहीं यार मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आप बंद भी कर सकते हो, बट थेरेपिस्ट आपको कहेगा कि आप देखो और साथ साथ में रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करो, कि आप डीप ब्रीदिंग करने लग जाओ, आप बैकवर्ड काउंटिंग करने लग जाओ। तो फिर आप इस लेवल पे कि टीवी पे जाओ स्नेक देखते हो, आपको डर लगना बंद हो जाएगा, आपको एंजाइटी फील होनी बंद हो जाएगी। फिर आप एक स्टेप ऊपर जाओगे कि लेट्स से एक डिस्टेंस पे आपके स्नेक है तो आपको देख के डर लग रहा है, स्नेक वाला कोई टॉय आपके सामने कोई रख गया उसको देख के आपको डर लग रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो फिर आप उस पे जाओगे कि आपके सामने थेरेपिस्ट टॉय रख देगा स्नेक वाला, और उसको देख के आपको लगेगा थोड़ा डर, पर आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करोगे एंड आपका डर कम होता रहेगा और खत्म हो जाएगा। फिर आप सबसे ऊपर वाली हायरार्की पे जाओगे जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, दैट इज जब आपके बिल्कुल सामने असली वाला स्नेक आ जाए। तो वो ट्राई करेगा कि आपको कोई जू वगैरह में ले जाए, ऐसा कुछ कर दे जहाँ पे असली में स्नेक्स हो, और वहां पे जो आपकी पीक एंजाइटी है वो आ जाएगी। बट वहां पे भी आपको सिखाया जाएगा कि आप रिलैक्स करो, आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करो, एंड ऐसे करते करते लेवल बाय लेवल आपका जो डर है वो खत्म होता रहेगा। सबसे पहले उसने सबसे छोटा डर खत्म करा, वो था टीवी में स्नेक को देखना, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हायरार्की के ऊपर चला जाता है, आपको जू में लेके जाता है, आपको एक स्नेक दिखाते हैं, आपको थोड़ा डर लगता है बट आप रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करते हो और आपका वो भी डर खत्म हो जाता है, और फिर आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। दिस इज सिस्टमैटिक डिसेंटिसाइजेशन, कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने डर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन वी हैव मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग यही है कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो हम चीजें ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सीखते हैं। जैसे मैंने अल्कोहल की बात करी, अगर आपके पेरेंट्स या फिर आपके सिबलिंग्स अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप भी उनको देख के अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाओगे। तो उस चीज को भी मतलब हम अडेप्टिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लग जाए। लेट्स आपके पेरेंट्स अगर योगा करते हैं तो आप वो सीखो एज कम्पेयर टू समथिंग जो मैल अडेप्टिव है, लाइक ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, दैट इज मॉडलिंग। अब हम आ जाते हैं कॉग्निटिव थेरेपी पे। कॉग्निटिव थेरेपी, कॉग्निटिव हमें पता है क्या होता है, कॉग्निटिव इज कंसर्न्ड विद आवर थॉट्स। तो यहाँ पे हम इरैशनल थॉट्स की बात करते हैं कि जो हमारे इरैशनल थॉट्स एंड बिलीव्स होते हैं उसको हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है। ये मेजर जिस्ट है कॉग्निटिव थेरेपी का। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की थेरेपीज है। फर्स्ट इज द रैशनल इमोटिव थेरेपी, देन वी हैव बेक्स थेरेपी, एंड लास्टली वी हैव सीबीटी व्हिच इज द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। रैशनल इमोटिव थेरेपी किसने दी थी? रैशनल इमोटिव थेरेपी दी थी एल्बर्ट एलिस ने, एंड उन्होंने ना
एक चीज की बात करेंगे विच इज नोन एज द एबीसी एनालिसिस। एबीसी क्या है? एंटीसीडेंट, इरेशनल बिलीफ एंड द कॉन्सिक्वेंस। इन तीनों चीजों का हम पहले एनालिसिस करते हैं। तो अल्बर्ट एलिस ने ये बोला था कि एंटीसीडेंट, इरेशनल बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंस, इन चीजों को हमें पता लगाने की होते क्या है। इरेशनल बिलीफ तो यही हो गया ना कि आई एम नॉट गुड इनफ या फिर आई एम बैड, ये सारी चीजें। बट इसका एंटीसीडेंट क्या, इसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। एंड इस इरेशनल बिहेव का कॉन्सिक्वेंस या आउटकम क्या है, वो हम एनालाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी प्ले में सेलेक्ट नहीं करा, आप थिएटर में और आपको प्ले में सेलेक्ट नहीं करा, उसके चक्कर में आप ये सोचने लगे कि आई एम बैड, आई मस्ट बी वेरी बैड इन थिएटर, ये आपका इरेशनल थॉट बन गया। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होएगा कि यू गेट वेरी सैड, यू गेट वेरी डिप्रेस्ड। सो दिस इज द एबीसी एनालिसिस कि आपको प्ले में सेलेक्ट नहीं करा, आपने ये एक इरेशनल थॉट बना दिया कि आई मस्ट बी वेरी बैड, एंड उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? बीइंग सैड एंड डिप्रेस्ड। तो आपने ये सारी चीजें एनालाइज कर ली, ठीक है। अब ये जो इरेशनल बिलीव्स है ना, इनका एक मेजर चीज ये है कि दे आर डन बाय यूजिंग मस्ट एंड शुड्स। जैसे मैंने बोला कि आई मस्ट बी बैड, आई मस्ट बी दिस, आई शुड नॉट हैव डन दैट। तो ये जो मस्ट एंड शुड वर्ड्स होते हैं ना, ये इरेशनल बिलीव्स में हमारे दिखते हैं मेनली, एंड ये मीडिएट करते हैं एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस के बीच में, इसके बीच में होते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? थेरेपिस्ट ने नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग यूज करेगा। नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग का क्या मतलब होता है? हम डायरेक्टली पिन पॉइंट नहीं करेंगे प्रॉब्लम पे कि अच्छा तुम्हें प्ले में सिलेक्ट नहीं करा इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम बेकार हो, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है एंड ऑल दैट स्टफ। आप सीधा कॉज पे नहीं जाओगे, आप घूम फिरा के पूछने की कोशिश करोगे। आपको ये पता चलेगा कि ठीक है, कॉज क्या उस चीज का कि आपको प्ले में सिलेक्ट नहीं करा। तो मे बी यू स्टार्ट बाय आस्किंग कि ठीक है, वाज दिस द ओनली प्ले यू ऑडिशन्ड फॉर, या फिर आपने इससे पहले किसी चीज के लिए ऑडिशन करा है, उसमें आप सेलेक्ट हो गए थे, आपका पहले प्लेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा आपको थिएटर क्यों पसंद है, ये सारी चीजें। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चनिंग करोगे तो आप क्लाइंट जो है उसको फोर्स कर रहे हो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से चीजें देखने के लिए। आप एक प्ले में सिलेक्ट नहीं हुए, बट मे बी जो पिछले प्लेस थे, जो पिछले थिएटर के रोल्स थे, उसमें आप सबने सेलेक्ट हो गए। तो आप एक चीज के चक्कर में एक इतना जनरलाइज स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो कि आई मस्ट बी बैड एट एक्टिंग। तो उसको चेंज करने के लिए थेरेपिस्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ताकि जो हमारा बिलीफ है, जो इरेशनल बिलीफ है, वो रिफ्यूट हो जाए या फिर बदल जाए, ठीक है। दैट इज रैशनल इमोटिव थेरेपी। मेन चीज यहाँ पे एबीसी एनालिसिस ही है। देन कमिंग टू बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी। अब बेक ने फोकस करा था चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होंगे ना, तो कुछ हमारे कोर स्कीमास बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अनवांटेड। पर अगर इसका मैं पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, लेट्स से अर्ली इन चाइल्डहुड पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाता है, ऐसी कोई चीज हो जाती है विच इज ऑब्वियसली क्वाइट ट्रॉमेटिक फॉर अ चाइल्ड। तो ऐसा कोई चीज हो जाता है तो एक बच्चे का कोर स्कीमा बन जाता है कि मे बी आई एम नॉट इनफ, मे बी आई एम अनवांटेड। ये हमारे अंदर थॉट्स आने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ आर ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। फिर जब आप बड़े हो जाते हो, ये आपके जो थॉट्स है ये आपके कॉन्शियसनेस में रहते हैं, ये आपके दिमाग में रहते हैं, बट वो बाहर निकल के नहीं आते। बट लाइफ में आपके कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, जब आप बड़े हो जाते हो लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि ये जो कोर स्कीमास होते हैं ना, ये वापस आ जाते हैं आपके दिमाग में। अभी तक ये आपके बैक ऑफ द हेड थे, बट ये अब सीधा आपके दिमाग में आ जाते हैं, आपको बुरा फील होने लग जाता है और ज्यादा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। बिकॉज नेगेटिव थॉट्स वो था आई एम नॉट वांटेड, आई एम अनवांटेड, ये वाला हमारा नेगेटिव थॉट पहले से ही था। बट कोई ऐसा इंसिडेंट होता है हमारी अडल्टहुड में, हमारी अडल्ट लाइफ में, जिसके चक्कर में थॉट दोबारा आ जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। लेट्स से आपको कोई ब्रेकअप हो जाता है, कोई फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो जाता है, या फिर वैसे कोई रिलेशनशिप टूट जाता है, तो फिर से दोबारा उठ के चीज आ जाएगी आपके दिमाग में कि आई एम अनवांटेड। दिस इज नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। एंड यहाँ पे बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी आ जाते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? जब हम बहुत ही बकवास सोचने लग जाते हैं, आई एम नॉट वांटेड, मे बी आई एम नॉट प्रिटी, आई एम अगली, आई एम दिस, आई एम दैट। तो अपने बारे में बुरा सोचना, दैट इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, वो निकल के आने लग जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अब यहाँ पे एम क्या है थेरेपी का? कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करना, कि जितनी हम बकवास सोच रहे कि आई एम नॉट वांटेड, आई एम नॉट प्रिटी, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, उसको चेंज करे, उसको रीस्ट्रक्चर करे और अच्छी चीजें अपने दिमाग में लाने की कोशिश करे। दिस इज बेक्स कॉग्निटिव थेरेपी, सॉरी। तो यहाँ पे बस मेजर फोकस ये याद करते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे है,
जिसके चक्कर में कोर्स स्कीमास बनते हैं, जैसे आई एम नॉट वांटेड। अब अडल्टहुड में जाके ऐसा कोई इंसिडेंट होएगा जिसके चक्कर में ये जो कोर्स स्कीम है दोबारा से ट्रिगर हो जाएगा, एंड इसको फिर हम बोलते हैं नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, जिसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी होते हैं। एंड थेरेपी का मेन एम इज कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, की जो हमारे थॉट प्रोसेसेस है उसको रीस्ट्रक्चर करे, पॉजिटिव में बनाए, इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करे। देन वी हैव कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम सीबीटी कहते हैं। इसमें हम कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी दोनों का मिक्स करके यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न थेरेपीज, एंड यहाँ पे हम एक बायो साइको सोशल अप्रोच यूज करते हैं। बायो अप्रोच क्या होता है कि हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स को यूज करते हैं अपनी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग को। जैसे ब्रीदिंग अगर हमारी बहुत शैलो है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं, हम डीप ब्रीदिंग करने लग जाते हैं। सो दोज आर बायोलॉजिकल टेक्निक्स। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स क्या होगा कि हमने बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरेपी यूज कर ली, हम बिहेवियरल टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, एरन बेक की थ्योरी थेरेपी यूज कर रहे हैं, एल्बर्ट एलिस की थेरेपी यूज कर रहे हैं, ये सारे साइकोलॉजिकल में आ जाएगा। एंड सोशल अप्रोच में क्या आएगा कि हम इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेट्स से हमारे आसपास जो क्लाइंट है उसके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लाइंट को बुरा फील करवा रहे हैं, तो हम क्लाइंट को समझाने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों से थोड़ा दूर हो जा। सो दैट इज सोशल। बायोलॉजिकल इज रिलैक्सेशन, साइकोलॉजिकल इज कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी, एंड सोशल इज एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन। तो हम ये तीनों चीजें यूज करते हैं सीबीटी। नाउ कमिंग टू ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी का जो मेन फंडा है वो यही है कि इट अराइजेस फ्रॉम लोनलीनेस, एलियनेशन एंड लैक ऑफ मीनिंग इन लाइफ। लोनलीनेस, एलियनेशन एंड लैक ऑफ मीनिंग इन लाइफ, इन तीन रीजंस के चक्कर में डिस्ट्रेस या प्रॉब्लम्स अराइज होती है। लोनलीनेस यही हो गया, अकेलापन, एलियनेशन भी यही हो गया, मीनिंग, लैक ऑफ मीनिंग, क्या हमें लगता है कि हमारी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, हमारी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। इन चक्रों में डिस्ट्रेस या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होती है। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की थेरेपी है, लोगोथेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एंड जेस्टॉल्ट थेरेपी। लोगोथेरेपी विक्टर फ्रैंकल ने दी थी, एंड इनकी बहुत ही ज्यादा एक अमेजिंग नहीं कहूंगी, बट हाँ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इफ यू गेट टाइम यू शुड सर्च ऑनलाइन कि विक्टर फ्रैंकल कौन थे। तो विक्टर फ्रैंकल, मैं वैसे एक बताऊं तो वो जर्मनी में नाजीज के टाइम में थे, ठीक है। तो उस समय इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रख दिया था, एंड इट वाज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ऑब्वियसली, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में आपको ये नहीं पता था कब आप मर जाओ। तो वहां पे बैठ के उन्होंने अपनी ये थेरेपी बनाई थी, एंड इनका फोकस था कि जितनी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्यों ना हो, कितने भी प्रॉब्लमेटिक या सीरियस सिचुएशन क्यों ना हो, हमारा फोकस होना चाहिए पॉजिटिव रहने में। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लाइफ की मीनिंग को समझे, ना कि जो हमारे साथ नेगेटिव चीजें हो रही है उस पर फोकस करे। तो इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस करा था सोल के वेलफेयर के लिए, सोल की वेलबींग के लिए इनका फोकस था, सोल पे, ठीक है। सो विक्टर फ्रैंकल, लोगोथेरेपी का मतलब ही ये होता है ट्रीटमेंट फॉर द सोल, एंड इनका फोकस था ऑन द मीनिंग मेकिंग ऑफ लाइफ इवन इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। जैसे इनकी खुद की सिचुएशन इतनी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग थी कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कब ये मर जाए हमें नहीं पता था, उनको नहीं पता था, बट फिर भी उन्होंने फोकस क्या करा, मीनिंग मेकिंग पे, कि मेरी लाइफ का मतलब क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे वो सॉल्व करना है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। तो जैसे लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस इलनेसेस हो जाती है, सीरियस डिजीजेस हो जाती है, बट स्टिल आप देखोगे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, वो बहुत ज्यादा रहते हैं कि ठीक है जितना भी टाइम मेरे पास है मुझे इसका कुछ बनाना चाहिए, मुझे इससे कुछ ऐसा करना चाहिए जो मुझे, मतलब मेरी लाइफ अब तक जो है उसको बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बना दे, उसको बहुत ज्यादा इंजॉयबल बना दे, वर्दी बना दे। तो वो लोगोथेरेपी का मेजर फंडा है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आपका फोकस होना चाहिए ऑन बेटरिंग योर लाइफ, ऑन मेकिंग योर लाइफ मोर बेटर, ऑन इंजॉइंग योर लाइफ। दैट इज लोगोथेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी की बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी यही होता है कि मेरी एग्जिस्टेंस है क्या, मेरी लाइफ का मतलब क्या है। जब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चंस आने लग जाते हैं, इन क्वेश्चंस के साथ डील करना और अपनी लाइफ को बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही इंजॉयबल बनाना, दैट इज लोगोथेरेपी। फिर क्लाइंट सेंटर थेरेपी आ जाते हैं। कार्ल रॉजर्स ने दी थी क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ये हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, एंड उन्होंने एम्फसाइज करा था ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ। सेल्फ पे उनका बहुत फोकस था कि हमारा जो सेल्फ है वो बिल्कुल, जो हमने आइडियल एंड रियल सेल्फ की बात करी थी, तो उन्होंने इनकी कॉन्ग्रुएंसी की भी बात करी थी
कि आइडियल एंड रियल सेल्फ की अगर कॉन्ग्रुएंट होएगा, मतलब मैच कर रहा होगा, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो सकती है। तो क्लाइंट सेंटर थेरेपी का एक मेजर फोकस होता है कि हमारी जो रियल है और आइडियल सेल्फ है वो मैच करें एंड इसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी ना हो। और यहाँ पे कुछ मेजर चीजें भी है कि थेरेपिस्ट जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है। वो वार्मथ प्रोवाइड करता है, एम्पैथी देता है एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देता है टू हेल्प क्लाइंट बिकम देयर रियल सेल्फ। तो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है हमारी लाइफ में, हमें बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं जो हम चूज कर सकते हैं। तो उनमें से कौन सा पाथ चूज करें, उनमें से कौन सा पाथ मुझे मैं बनाता हूँ। ऐसा नहीं हम कोई ऐसी चीज चूज कर ले जो आगे जाके मेरे लिए बनी नहीं थी वो चीज, बट जस्ट अंडर प्रेशर हम वो चीज चूज कर रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन से क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी डील करेंगे कि कौन सी चीज मुझे मैं बनाती है एंड ऐसा ना हो कोई हम ऐसी चीज ऑप्ट कर लिए जो मेरा जो एसेंस है, मेरा जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो ही मुझसे छीन ले। जैसे हम स्ट्रीम चूजिंग की भी बात करते हैं, जब 10th के बाद आपने स्ट्रीम चूज करी होगी, आपने देखा होगा ना कि अच्छा यार ये स्ट्रीम है जो मेरे साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है एंड ये स्ट्रीम से मुझे नहीं लगता मेरा आगे जाके कोई फायदा हो रहा है। बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ह्यूमैनिटीज अभी ली एंड आपको लगता था कि ठीक है ह्यूमैनिटीज ही सबसे ज्यादा मेरे साथ रेजोनेट कर रही है एंड आगे जाके मैं इस फील्ड में ही कुछ बन सकता हूँ। बट मे बी अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर में आके कॉमर्स ले लेते या साइंस ले लेते, तो आपका जो रियल सेल्फ था वो रियल रहता नहीं रहता, क्योंकि आपने किसी के प्रेशर में आके एक डिफरेंट परसेप्शन ऑफ सेल्फ बना लिया अपना कि ठीक है यार मैं साइंस लेके डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं साइंस लेके इंजीनियर बन जाऊंगा, बट इज दैट व्हाट यू रियली वांटेड टू बी। तो इन सारी चीजों पे वो क्वेश्चन करता है, इन सारी चीजों से वो डील करने के लिए हेल्प करता है हमें क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ठीक है। देन लास्टली वी हैव जेस्टॉल्ट थेरेपी। जेस्टॉल्ट थेरेपी फ्रिट्ज पर्ल्स ने दी थी, फ्रिट्ज पर्ल्स और उसकी वाइफ ने दी थी एंड इनका फोकस्ड वाज ऑन इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस बाय रिकॉग्नाइजिंग ब्लॉक्ड बॉडीली प्रोसेसेस एंड इमोशंस। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हम अनअवेयर होते हैं। यहाँ पे हम अनकॉन्शियस की बात नहीं कर रहे, बट कभी कभार ना हम चीजें सप्रेस कर लेते हैं। कभी कभार हम चाहते हैं कि नहीं यार वो जो इमोशंस है, वो जो फीलिंग्स है वो बाहर उठ के ना आए, क्योंकि अगर वो बाहर उठ के आ जाएगी तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे वो फोकस करता है उन सारी चीजों को जो हमने कॉन्शियसली सप्रेस करी है उसको वापसी लाने में, उसको हमारे सरफेस पे वापसी लाने के लिए और हमें डील करवाने के लिए। तो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। एंड वैसे भी कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें अपने बारे में खुद ही नहीं पता होती। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि उनको किस चीज में इंजॉयमेंट मिलती है, उनको किस चीज में खुशी मिलती है। तो जेस्टॉल्ट थेरेपी आपको हेल्प करेगा, सेल्फ अवेयर बनाएगा, आपको अपने आप को जानने में हेल्प करेगा। तो वो इसका मेजर फोकस होता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग। तो हीलिंग क्या है, हीलिंग क्या होता है, जैसे हम एक इरेशनल मैल अडेप्टिव बिहेवियर से अडेप्टिव और रैशनल बिहेवियर की टुवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं हीलिंग। जब हम बुरी चीज से अच्छी चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज हीलिंग। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इस हीलिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट इज द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। जो क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट के बीच में रिलेशनशिप है उसको हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो जो थेरेपिस्ट वार्मथ, एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करता है, उससे जो क्लाइंट है वो जल्दी हील हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा थेरेपिस्ट है जो अपना जॉब अच्छी तरीके से नहीं कर रहा, जो मतलब इतना ज्यादा एम्पैथेटिक नहीं है, इतना ज्यादा वार्म नहीं है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं दे रहा, तो हीलिंग के प्रोसेस में या तो डिलेज हो जाएंगी या फिर मे बी हीलिंग ना हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट थेरेपिस्ट जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं और आपको एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग एंड एक्सेप्टिव स्पेस प्रोवाइड कर सके। देन वी हैव कैथारसिस। कैथारसिस का क्या मतलब होता है, इमोशनल अनबर्डनिंग। कि जो क्लाइंट जो भी इमोशंस फील कर रहा है, जो भी ओवरवेलमिंग इमोशंस वो फील कर रहा है, उसको वो थेरेपिस्ट को जाके बताए, बोले। जितना आप एक्सप्रेस करोगे, जितना आप बात करोगे, उतना आपको हल्का फील होता है। तो जो हमें हल्का फील होता है ना, उसको हम कैथारसिस कहते हैं। इमोशनल अनबर्डनिंग उसको कहते हैं कि जब हम अपने शोल्डर्स के ऊपर से वेट उतार देते हैं जब हम बात करते हैं, दैट इज कैथारसिस एंड दिस हेल्प्स इन द हीलिंग प्रोसेस। एंड देन हमारे पास कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं होते थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट के लिए, स्पेसिफिक नहीं है कि हर उसमें होंगे, बट हाँ ये होंगे तो अच्छा होएगा, जो हीलिंग का प्रोसेस है वो और फास्टिंग हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल पेशेंट वेरिएबल्स कुछ होते हैं, जैसे पेशेंट्स शुड बी या फिर क्लाइंट्स, बट उसको हम बोलते पेशेंट वेरिएबल है, दे शुड हैव मोटिवेशन फॉर चेंज। अगर क्लाइंट मोटिवेटेड ही नहीं है चेंज को, या फिर अगर क्लाइंट को यही नहीं लगता कि थेरेपी के थ्रू मैं चेंज या फिर थेरेपी के थ्रू मेरे अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, तो वो नहीं आएगा इम्प्रूवमेंट। तो क्लाइंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ शुड बी मोटिवेटेड फॉर चेंज। क्लाइंट को खुद भरोसा होना चाहिए कि अच्छा यार कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। फिर थेरेपिस्ट वेरिएबल्स भी होते हैं। थेरेपिस्ट वेरिएबल्स यही होते हैं कि उनका एक पॉजिटिव नेचर होना चाहिए एंड उनकी भी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थेरेपिस्ट जो है उसको खुद ही पीटीएसडी या डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। अगर उनको भी ये डिसऑर्डर्स होंगे तो वो अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो उनकी एक पॉजिटिव नेचर होना चाहिए एंड उनकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। देन वी हैव सर्टेन एथिक्स इन साइकोथेरेपी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आप किसी को फोर्सफुली नहीं ला सकते, उनकी आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, उनकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसमें आप साइन वगैरह भी करते हो इन सीरियस सर्कमस्टांसेस, तो दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि आप परमिशन लेके ही उनकी थेरेपी कर रहे हो, ऐसे उनको कोई गुमराह करके उनकी थेरेपी नहीं हो रही। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, हम पहले ही समझ चुके हैं कि हर चीज जो है वो सीक्रेट रहेगी। फिर रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, जितने भी ह्यूमन राइट्स होते हैं कि कोई भी उनको डेंजर नहीं होना चाहिए, कोई भी उनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उनको मार पिटाई नहीं करनी है एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। एंड लास्टली मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ एक प्राइवेट ही रिलेशनशिप बनाने लग जाओ, नहीं, इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल ऑन पॉइंट रिलेशनशिप, कि आप थेरेपिस्ट हो, आपका काम है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना क्लाइंट का, एंड क्लाइंट का काम है अपना इमोशनल प्रॉब्लम्स या टर्मोइल जो भी वो फेस कर रहा है वो आपको बताना, ताकि आपको सॉल्व करने में उसकी हेल्प कर पाओ। सो ऑन पॉइंट रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई ऐसे रोमांटिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, ना ही एक फ्रेंडशिप में होना चाहिए। इट शुड रिमेन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। देन हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज का क्या मतलब होता है कि ये जो कन्वेंशनल ड्रग्स या फिर टॉक थेरेपीज होती है, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी थेरेपीज है, उसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो हेल्प कर सकता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो योगा एंड मेडिटेशन मेजरली यूज होता है। योगा में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप की योगा है। फर्स्ट इज काय सुदर्शन क्रिया योगा एंड सेकेंड इज कुंडलिनी योगा। सुदर्शन क्रिया योगा हम मेजरली यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, पीटीएसडी एंड डिप्रेशन। कुंडलिनी योगा हम मेजरली यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। एंड कुंडलिनी योगा में क्या होता है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज करते हो विद चैंटिंग, जैसे आप ओम चांट करते हो एंड ये सारी चीजें। सो कुंडलिनी योगा में ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड चैंटिंग दोनों यूज होती है। एंड स्काई में आप देखोगे कि नॉर्मल योगा जो होती है वो करी जाती है। तो स्काई में हम डीप ब्रीदिंग यूज करते हैं, रैपिड ब्रीदिंग यूज करते हैं विद हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन जो हम अपने अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं वो जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करते हैं थ्रू रैपिड ब्रीदिंग, दैट इज स्काई। एंड कुंडलिनी योगा इज ब्रीदिंग विद चांटिंग। ठीक है। देन हमारे पास है विपासना मेडिटेशन। मेडिटेशन में हमारे पास एक ही फॉर्म है विच इज विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन अब ऐसी कोई चीज नहीं है कि दिस इज अ माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन, बट यहाँ पे ना आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते। जैसे कुछ मेडिटेशन होती है जिसको आप डेटी को, भगवान को देख के आप मेडिटेट करते हो, किसी और चीज को देख के मेडिटेट करते हो, ऑल दैट स्टफ, बट यहाँ पे आप किसी को देख के मेडिटेट नहीं कर रहे। आपका फोकस होता है आपकी बॉडीली प्रोसेस पे, आपकी बॉडी के अंदर जो चीजें चल रही है, आपके बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस है उस पे आपका फोकस होता है, ना ही किसी आउटवर्डली चीज पे। सो दैट इज विपासना मेडिटेशन। एंड ये हेल्प करती है प्रिवेंट रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन बाय इंप्रूविंग इमोशनल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। तो इनका फोकस डिप्रेशन के लिए विपासना मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल। तो बस हमें मेजरली ये याद रखना है कि कौन सा डिसऑर्डर कौन सी टेक्निक से सॉल्व हो सकता है। तो स्काई सॉल्व करता है पीटीएसडी को, मेजरली पीटीएसडी के लिए स्काई यूज होता है। कुंडलिनी योगा ओसीडी के लिए यूज होता है। माइंडफुलनेस या फिर विपासना मेडिटेशन यूज होता है फॉर डिप्रेशन। अब लास्टली हमारा जो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है दैट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। रिहैबिलिटेशन क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा नशा मुक्ति केंद्र, ये सारी चीजें जो होती है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। तो बहुत जो सिवियर डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, वहां पे सिम्टम्स का कम होना इज नॉट इनफ, वहां पे हमें रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। रिहैबिलिटेशन में मेजरली क्या होता है, आपको ऐसी स्किल्स सिखाई जाती है जो आपको आपकी डे टू डे लाइफ में, आपके इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करती है, आपकी इन्वायरमेंट में रहने के लिए।
जैसे जॉब कैसे करनी है, जॉब में क्या-क्या जॉब की स्किल्स होती है वो आपको सिखाई जाती है, डिसिप्लिन स्किल्स सिखाई जाती है, आपकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग होती है कि जो आपके इर्रेशनल थॉट्स है उसको वो रैशनल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एंड आपको मेजरली एक रैशनल अडैप्टिव ह्यूमन बीइंग बनाने की ट्राई करी जाती है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। तो उसमें 3 थेरेपीज़ हम या 3 ट्रेनिंग टेक्निक्स देखेंगे जो यूज़ होती है। फर्स्ट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जहाँ पे आपको स्किल्स सिखाते हैं जिससे डिसिप्लिन बिल्ड होता है, जैसे कैंडल मेकिंग, वीविंग एक्सेट्रा। तो कैंडल मेकिंग अगर किसी ने कैंडल बनाने का ट्राई करा है, मेरी एक फ्रेंड है वो कैंडल्स बनाती है एंड वो मुझे बताती है कि इट्स अ वेरी टीडियस टास्क, कि उसको बनाते-बनाते 1 डेढ़ दिन भी लग जाता है एंड अब तो वो बहुत जल्दी बना लेती है, पहले तो उसको हफ्ता-हफ्ता भी लग जाता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाला टास्क है। अगर आप अच्छी तरीके से टाइम देके वो नहीं करोगे तो वो नहीं बनेगा। तो उनको ऐसी चीज़ें सिखाई जाती है जिनसे उनको डिसिप्लिन आए, जिनके अंदर उनकी टाइम के लिए वैल्यू निकल के आए, जिनसे उनको पेशेंस सिखाया जाए। तो ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आ जाता है। देन वी हैव सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग में उनको इंटरपर्सनल फंक्शनिंग सिखाया जाता है कि दूसरों से बात कैसे करनी है, दूसरों से रिस्पेक्टफुली कैसे बात करनी है। जैसे किसी को अगर कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है या एंटी सोशल पर्सनालिटी है, तो उनको सिखाया जाएगा ना कि सोशल कैसे बनना है, कैसे लोगों से तमीज से बात करनी है, कैसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, कैसे अगर आप एक क्राउड में हो या फिर आप एक क्लासरूम में हो कैसे एक्ट करना है, कैसे दूसरों को भी चांस देना है बोलने का। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो तो बोलते रहे। तो ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है सोशल स्किल ट्रेनिंग में। एंड लास्टली वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसी स्किल्स होती है जो उनको प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करती है। जैसे उनको कंप्यूटर चलाना सिखा दिया, कि कंप्यूटर की बेसिक जो चीजें नॉलेज है वो सिखा दिया। फिर फोन कैसे उठाते हैं, कॉल सेंटर वाला काम हो गया कि फोन उठा के कैसे उनसे बात करनी है, क्या बोलना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको कैसे आंसर करना है। ये सारी बेसिक चीजें उनको सिखा देते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। मेजरली कंप्यूटर सिखाना, फोन यूज करना, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। ठीक है, ये मेजर चीजें हैं जो हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे देखते हैं, जो होती है टू इम्प्रूव अ पर्सन्स लाइवलीहुड। उनको पैसे कमाने जितना हम बना लेते हैं कि वो कुछ अपने लिए कमा सके एंड अपनी जो जिंदगी है वो बिता सके एज अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड किसी गलत रास्ते में वो ना पड़े। क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाता है, जब आपको पता होता है कि मुझे पैसा कमाना है अपना पेट भरने के लिए, तो आप फिर भी एक रैशनल अप्रोच रखते हो, फिर भी आप थोड़े सीधे बन जाते हो। तो उन चीजों पे फोकस करा जाता है इन रिहैबिलिटेशन। विद दिस वी फिनिश द चैप्टर। आई होप सब कुछ समझ आया हुआ है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट डाउन। एंड इस पे मैं बस यही बोलूंगी, मेजर फोकस बस टेक्निक्स पे रखना। कॉग्निटिव थ्योरीज जो है उसको ब्रीफली भी कर लोगे, यू विल बी गुड टू गो। एंड इतना कुछ कॉम्प्लेक्स इस चैप्टर में है नहीं, वैसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपके नोट्स जो है इसको भी रिविजिट कर लोगे, यू विल बी गुड टू गो। And if you have any doubt, you can comment down and make sure you like and subscribe to the channel. Bye bye. मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।